वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ प्राइसिंग विच इज मार्केट प्राइस मेथड। की मार्केट प्राइस मेथड जो है वो होता क्या है। ये बेसिकली इशू एट करंट मार्केट प्राइस नॉट परचेज प्राइस। ठीक है जी। सो मार्केट इशू की कॉस्टिंग में मार्केट प्राइस मेथड एक अलग अप्रोच है। बेसिकली मार्केट प्राइस मेथड में क्या होता है, स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए उसे रेट का इस्तेमाल होता है जो इशू की डेट पर उस मटेरियल को नया खरीदने का बाजार का मूल्य हो। बेसिकली इशू एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब जो भी मार्केट का प्राइस आज करंटली चल रहा होगा उस पे इशू करेंगे, ना कि उसके परचेज प्राइस पर। कि जिस प्राइस पर हमने उसे खरीदा था हम उस पे इशू नहीं करते, जो भी आज की डेट में मार्केट का प्राइस चल रहा होता है उस पे इशू करते हैं। ठीक है जी। इस मेथड का मेन प्रिंसिपल ये है कि प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल की कॉस्ट हमेशा करंट कीमत पर होनी चाहिए। जब मटेरियल इशू किया जाता है तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चेक करता है कि अगर वो मटेरियल अभी खरीदा जाए तो उसकी कीमत क्या होगी। उसी करंट रेट पर इशू की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है जी। इस मेथड को पीछे ये सोच के कि जब प्रोडक्शन के लिए स्टॉक यूज होता है तो उस स्टॉक को वापस रिप्लेनिश के लिए कंपनी को करंट मार्केट रेट क्या भरना पड़ेगा, इसलिए इशू की कॉस्ट भी वही होनी चाहिए। इसमें ये हेल्पफुल है। देन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर क्या असर पड़ता है इसका। इशू की कॉस्ट हमेशा मार्केट रेट पर होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपनी के करंट मार्केट खर्चों को दर्शाता है। वो लास्ट कॉस्ट को नहीं दर्शाता कि कब कितने पे हमने परचेज किया था और कितने पे हम बेच रहे हैं। करंट पे ही मार्केट प्राइसेस पे ही हम उसको उस मटेरियल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। सो उन्हीं अमाउंट को बताता है। सो देन इज अगर मान लीजिए आज की मार्केट का प्राइस है 13 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी। और हम उसे इशू कर रहे हैं 120 यूनिट्स, तो हम 120 यूनिट्स को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1560। अगर कोई भी डिफरेंस हुआ तो उसे प्रॉफिट या लॉस में ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक करंट रियलिटी। ये मेथड इशू की गई कॉस्ट को कंपनी के करंट मार्केट खर्चों से जोड़ता है। इससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट्स बनाने का असली कॉस्ट क्या आया है। देन इज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जब प्रोडक्शन कॉस्ट करंट मार्केट रेट्स पर बेस्ड होती है तो कंपनी अपने सेलिंग प्राइस और बिडिंग के फैसले ज्यादा अच्छे से ले पाता है। देन थर्ड वन इज कंट्रोल ओवर स्टॉकिंग। अगर कंपनी ने सस्ते में स्टॉक खरीद कर उसे महंगे रेट पर इशू किया है तो इससे उन्हें बाइंग एफिशिएंसी का फायदा पता चलता है बेसिकली। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये ट्रू कॉस्ट नहीं बताता। कंपनी कंपनी ने असल में उस मटेरियल को जिस रेट पर खरीदा था उस रेट पर इशू नहीं किया। इससे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देन इज वॉलेटिलिटी, विच इज मार्केट प्राइस हमेशा बदलती रहती है। हर इशू के लिए नया मार्केट रेट पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस में वॉलेटिलिटी आती है। देन इज वेरिफिकेशन डिफिकल्टी। मार्केट प्राइस क्या है इसको वेरीफाई करना मुश्किल हो सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑडिटर द्वारा चेक करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि रेट की कोई सॉलिड परचेज इनवॉइस नहीं होती। ठीक है जी। एंड देन इज प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। अगर कंपनी ने स्टॉक सस्ते में खरीदा था और अब उसे बहुत महंगे मार्केट रेट पर इशू कर रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिससे प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे अगर हम एग्जाम्पल के उससे समझते हैं, लाइक ज्वेलरी इंडस्ट्री होते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, गोल्ड जब वो खरीदते हैं चाहे उस टाइम पे कुछ भी रेट चल रहा हो, कम चल रहा हो ज्यादा चल रहा हो, बट जब उन्होंने बेचना है उसे कस्टमर को तो वो क्या करते हैं, करंट मार्केट रेट पर बेचते हैं, ना कि परचेज प्राइस पर बेचते हैं। और इसमें कोई एमआरपी भी नहीं होता, लाइक मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि इतने पे ही बेचना है, वो किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं। ठीक है जी। अपने अकॉर्डिंग और मार्केट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। सो आज हमने पढ़ लिया मार्केट प्राइस मेथड के रिगार्डिंग। मैंने आपको उसकी कॉन्सेप्ट बता दी, एग्जांपल बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए और रियल लाइफ का एग्जांपल भी बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।